हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। ठीक है, क्लास नंबर 15 MLT MCQs। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। तो एक मिनट यार। सॉरी। तो टोपी लगा लेते हैं। तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 15 क्लासेस कर ली थी, तो आई होप कि आप लोगों ने वो भी क्लासेस अटेंड की होंगी। नहीं की तो कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो जाकर आप उन वीडियोज़ को भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये होने वाली है #Day 15। और इससे पहले मैंने माइकोलॉजी कवर करी है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, और इसमें बैक्टीरियोलॉजी भी मैंने कवर करी है। और थंबनेल देख के आप लोग पहचान गए होंगे आज की हमारी जो थीम क्या है। वीडियो की थीम तो हमेशा सेम ही रहती है हमारी, MCQ का पोस्टमार्टम। ठीक है, तो फॉर द ऑल दोज जो कि नए हो चैनल पर, उनको मैं बता देता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, माई सेल्फ चेतन एंड आई हैव डन माई BSc MLT फ्रॉम PGI चंडीगढ़। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, आज का कार्यक्रम करते हैं शुरू। आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो को आप CRE के लिए देख सकते हो। ठीक है, PGI के लिए देख सकते हो, ICMR के लिए देख सकते हो, CSIR के देख सकते हो, किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, जहाँ कहीं भी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आए। ठीक है, अभी एम्स गोरखपुर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी आप ये, ठीक है, गोरखपुर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, डैश इज नॉट ए कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है भाई कि इन चारों में से कौन सा कॉमन कॉज नहीं है। देखिए नोट लिखा है यहाँ पे, तो ये इन वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखा करो। नोट, एक्सेप्ट, ठीक है, इज नोट, ऐसे ऐसे जो वर्ड दिए होते हैं ना, जिनको आप बड़े ध्यान से पढ़ो तो यही क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। यानी कि पूछा कुछ और होता है क्वेश्चन में, समझ आप कुछ और लेते हो। तो डैश इज नॉट ए कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस का मतलब इन चारों में से कौन सा नियोनेटल मेनिंजाइटिस का कोज नहीं है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जिसको हम न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमोकोकस बोलते हैं। तो ये जो कि है, एक मिनट यार, हाँ, न्यूमोकोकस इज नॉट ए कॉज ऑफ नियोनेटल मेनिंजाइटिस बिकॉज मेनिंजाइटिस इन द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, लेकिन लो परसेंटेज ऑफ केसेस में ये पाया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है। ठीक है, रेयर है। इट बिकम ए कॉमन कॉज इन इन्फेंटेशन। ठीक है, अदर ऑप्शन जैसे कि इकोलाई है। इकोलाई तो टॉप 3 कोजेज में आता है जो नियोनेटल मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस आपको पता होगा, जो ब्रेन में मेनिंजेज होती है, उनमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पीडियाट्रिक्स पेशेंट होते हैं, जो नियोनेटल पेशेंट होते हैं, उसमें इकोलाई हो गया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी हो गया, जो कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी है वो हमारा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के अंडर आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो गया। तो ये भी एक लीडिंग कोज है न्यूनेटल मेनिंजाइटिस का। ठीक है, इस ये सबसे मोस्ट, इन सब में सबसे मोस्ट है वो है आपका इकोलाई। और लिस्टीरिया भी कोज करता है। ठीक है, लिस्टीरिया थर्ड मोस्ट है, जो कि 5 to 7% नियोनेटल मेनिंजाइटिस कोज करता है। तो ये थोड़ा क्लिनिकल क्लिनिकल क्वेश्चन था, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी से। तो ये है, तो इकोलाई भी याद रखना है, लिस्टीरिया भी याद रखना है, और स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। जो मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो किसके द्वारा खोज हो जाता है? मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, इसका अदर नेम है नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है,
जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता, देखिए ओटाइटिस वर्ड होता है यूज, जो ओटाइटिस वर्ड यूज होता है वो होता है कान के लिए, ईयर के लिए, ठीक है। ईयर में जब इन्फेक्शन की बात हम करें, यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा भी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है, ठीक है, ईयर में, तो उससे रिलेटेड ओटाइटिस। जैसे कि आपने ईएनटी जो ईयर नोज थ्रोट होते हैं उसका दूसरा नाम होता है ओटो राइनो लेरिंजोलॉजी, ठीक है, ओटो राइनो लेरिंजोलॉजी भी बोलते हैं ईएनटी को, ठीक है। ईएनटी जो ईयर नोज थ्रोट जो डिपार्टमेंट होता है ओटो राइनो लेरिंजोलॉजी। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना है जो वो आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसमें से खोज करता है, स्टैफोरियस, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस या कैंडिडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्यूडोमोनास स्पीसीज। स्यूडोमोनास आपको पता होगा, स्यूडोमोनास की जो कॉलोनीज होती है कैसी कैसी ग्रीनिश सी, ठीक है, स्यूडोमोनास की कॉलोनी होती है। तो एग्रेसिव मतलब ग्रीन सा पिगमेंट प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। इस वजह से जैसे एचडीए में भी कई बार जो एचडीए के ट्यूब लगाते हैं ना, वो कई बार उस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ आ जाती है, तो ग्रीन सा पिगमेंट खोज करता है, ग्रीनिश सा, ठीक है, ग्रीनिश ब्लूइश सा। तो ओटाइटिस जो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो एक फेटल लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का एंड सराउंडिंग स्कल बेस, ठीक है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स है जो, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। इस स्यूडोमोनास एरिजिनोसा है जो कि इसका वास्ट मेजोरिटी मतलब जो केस पाए जाते हैं स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के कारण पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन 4 ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। स्टैफ जो कि स्टैफ होता है वो एक्यूट लोकलाइज जो ओटाइटिस एक्सटर्ना का कोज है, ठीक है। इन केस ऑफ मतलब कि जब नॉन स्यूडोमोनास जो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है, बट इट्स नॉट द प्राइमरी और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन तो जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई उसको बोलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो गया कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई का दूसरा नाम क्या है, वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। ये ओटाइटिस मीडिया का कोज है, ना कि ओटाइटिस एक्सटर्ना का। जो ओटाइटिस मीडिया है ये भी ईयर का ही इन्फेक्शन है, ठीक है, ये भी ईयर का इन्फेक्शन है, ओटाइटिस एक्सटर्ना भी है, ठीक है। तो ओटाइटिस मीडिया जो कोज होता है वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन के कारण। कैंडिडा एक फंजाई है, ये भी ओटाइटिस एक्सटर्ना जिसको ओटोमाइकोसिस बोलते हैं, एंड मतलब ये कोज कर सकती है इन रेयर केस ये मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कोज कर सकती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। जैसे मैंने बताया भी था आपको कि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस 2 क्लिनिकल क्वेश्चन थे, ये 2, आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे ये, ठीक है। एक था ये ओटाइटिस एक्सटर्ना का, इसका मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना का, ठीक है, एमओई, और एक था वो ऊपर जो मैंने भी डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरियल जो मोटिलिटी होती है वो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मतलब कि इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा मतलब मेथड है या कौन सा एक ऐसा मीडिया है जिसके द्वारा हम बैक्टीरियल की मोटिलिटी नहीं देख सकते। देखो एक्सेप्ट लिखा है ना, तो इस एक्सेप्ट को आपको सबसे पहले क्या करना है, हाईलाइट करना है। इन चारों में से जो करेजी ट्यूब है ये भी यूज़ करते हैं हम मोटिलिटी के लिए, हैंगिंग ड्रॉप भी करते हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड मीडिया भी यूज़ करते हैं। जबकि इंडिया एक होती है वो आपकी बैक्टीरियल मोटिलिटी की नहीं होती, वो होती है आपकी कैप्सूल के लिए, ठीक है। कैप्सूल के लिए करते हो ना आप CSF में, जो क्रिप्टोकोकस के लिए, क्रिप्टोकोकस, ठीक है, जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस होता है उसके लिए करते हैं ना। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि बैक्टीरियल मोटिलिटी है वो सेवरल मेथड के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हम। जैसे कि इंडिया इंक तो वही नेगेटिव स्टेनिंग होती है जो कि कैप्सूल को विजुलाइज करने के लिए यूज़ होती है अनस्टेन्ड बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हेलो सा नज़र आता है, ऐसे मान लो ये ईस्ट की सेल्स पड़ी है, ऐसे ऐसे हेलो सा नज़र आता है, ठीक है, उसको नेगेटिव स्टेनिंग बोलते हैं। जबकि करेजी ट्यूब मेथड है जो वो सेमी सॉलिड यूज सेमी सॉलिड मीडिया विद इन ट्यूब एंड विद इन ट्यूब। जैसे कि ट्यूब विद इन ट्यूब सेटअप होता है ये करेजी ट्यूब का, ठीक है, इसके अंदर और ट्यूब होती है। मोटाइल बैक्टीरिया मूव फ्रॉम द इनर ट्यूब इनटू द आउटर मीडियम, ठीक है। ये भी मतलब कि स्प्रेडिंग ग्रोथ मतलब कि जो मोटिलिटी के लिए यूज़ होती है करेजी ट्यूब, ठीक है। मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो मूव कर जाते हैं इनर ट्यूब से आउटर मीडियम में, ठीक है। उसके बाद हैंगिंग ड्रॉप तो आप सभी ने सुना ही होगा, हैंगिंग ड्रॉप, ठीक है। हैंगिंग ड्रॉप ऐसे मतलब हैंगिंग ड्रॉप में किसके लिए यूज़ होते हैं, बेसिकली सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंगिंग ड्रॉप यूज़ किसके लिए होता है, ठीक है। मोटाइल बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है, ठीक है, विब्रियो के लिए हैंगिंग ड्रॉप हम बनाते हैं ना विब्रियो के लिए, ऐसे
डार्टिंग मोटिलिटी जिसमें दिखती है, डार्टिंग मोटिलिटी आपने पढ़ा होगा, डार्टिंग मोटिलिटी विब्रियो कॉलरा में दिखती है, तो वो हैंगिंग ड्रॉप के द्वारा ही हम देखते हैं। ठीक है, विच डिस्टिंग्विश, यहाँ पर देखो इन्होंने मेंशन भी किया है, ऑब्जर्विंग द लाइव बैक्टीरिया इन लिक्विड सस्पेंशन। ठीक है, मोटाइल बैक्टीरिया कैन बी सीन मूविंग एक्टिवली एंड चेंजिंग पोजीशन इन फील्ड ऑफ व्यू विच डिस्टिंग्विश ट्रू मोटिलिटी फ्रॉम ब्रोनियन मोशन। ठीक है, जैसे जो ब्रोनियन मोशन होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप का व्यू है, ये माइक्रोस्कोप फील्ड है, ऐसे रैंडमली कहीं भी जा रहा है कुछ, ये होता है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ये आपने +2 क्लास में पढ़ा भी होगा, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, और जो जो ट्रू जो मोटिलिटी होती है वो जैसे जैसे कि डार्टिंग मोटिलिटी होता है, ऐसे ये डार्टिंग मोटिलिटी जो खोज करता है वो विब्रियो खोज करता है, मतलब विब्रियो दिखाता है, खोज तो क्या करता है, विब्रियो दिखाता है डार्टिंग मोटिलिटी। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी मोटिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि लैशिंग मोटिलिटी आपने एक नाम सुना हुआ। ठीक है, उसके बाद और कौन सी मोटिलिटी हो, और भी बहुत सारी होती है, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी होती है। ठीक है, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी होती है ये। ठीक है, बहुत सारी हैं। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी पता है। उसके बाद सेमी सॉलिड मीडियम, ये भी आपकी जो भी अगार की कंसंट्रेशन है, सेमी सॉलिड मीडियम में अगार की कंसंट्रेशन कम रखी जाती है ताकि उससे हम मोटिलिटी देख सकें बैक्टीरिया की। ठीक है, मोटिलिटी मीडियम, जैसे मान लो कि ये सेमी सॉलिड अगार है। ठीक है, और हमने यहाँ पर ऐसे स्टैब मेथड से एक मिनट यार, हमने ऐसे स्टैब मेथड से क्या किया, इसमें ऐसे स्टैब कर दिया। ठीक है, ऐसे स्टैब कर दिया तो हमें जो दिखेगी जो मोटिलिटी, ऐसी जो बैक्टीरिया इधर उधर मूव करता हुआ ऐसे जो ग्रोथ दिखेगी उसकी, तो ऐसे ऐसे हमें दिखती है मोटिलिटी। तो ये मोटिलिटी का, ठीक है, लो अगर देखो इन्होंने लिखा हो ना, जब जो बैक्टीरिया होती है जो स्टैब लाइन से दूर जाता है, जैसे ऐसे 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 दिखता है हमें, फ्यूजी सा बैकग्राउंड। ठीक है, क्रिएटिंग ए डिफ्यूज टर्बिडिटी थ्रू आउट द मीडियम। ठीक है, डिफ्यूज टर्बिडिटी टाइप दिखेगा जैसे ऐसे ऐसे जाता जाता ऐसे। ठीक है, स्टैब लाइन ये होती है जो ये जहाँ हमने स्टैब किया और ऐसे बैक्टीरिया मूव करता हुआ हमें दिखता है, ये सेमी सॉलिड अगार होती है ये। ठीक है, तो क्रेजी ट्यूब वही बैक्टीरियल मोटिलिटी के लिए यूज होता है, हैंगिंग ड्रॉप वही मोटिलिटी के लिए होता है जो मोटाइल बैक्टीरिया के लिए, तो और सेमी सॉलिड भी है डिफ्यूज ग्रोथ जो कि मोटिलिटी को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो अगला है वो है आपका अगला है माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन। माइक्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन भाई बहुत से एग्जामों में PYQ पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो अनएडेड ह्यूमन आई होती है, जो अनएडेड ह्यूमन आई, ठीक है, उसकी रेजोल्यूशन पावर क्या होती है। जो अनएडेड ह्यूमन आई है उसकी रेजोल्यूशन पावर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो होती है आपकी 0.2 mm। ठीक है, 0.2 mm होती है अनएडेड ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कि अगला क्वेश्चन है वो है आपका कोल्ड स्टरलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, कोल्ड स्टरलाइजेशन के ऊपर अगला क्वेश्चन है, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कोल्ड स्टरलाइजेशन गामा रेज के द्वारा होता है। ठीक है, कोल्ड स्टरलाइजेशन इसको बोलते हैं, गामा रेज से जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं इसको बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। ठीक है, गामा रेज इसका जो है राइट आंसर है। इंफ्रारेड भी हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, गामा रेज एक फॉर्म है आयनाइजिंग, दो टाइप की रेडिएशन होती है गाइस। ठीक है, दो टाइप की रेडिएशन होती है, एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन, एक होती है नॉन आयनाइजिंग। ठीक है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये क्या है, गामा रेज क्या है, एक आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है, जो कि बिकॉज दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। जो गामा रेज होती है आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अल्फा होती है, बीटा होती है और गामा होती है। तो गामा में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, आपने पढ़ा भी होगा +2 में। ठीक है, एंड डॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट इन मटेरियल बीइंग स्टरलाइज। ठीक है, ये हीटिंग प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए इसका नाम कोल्ड स्टरलाइजेशन रखा गया है। क्योंकि जिस किसी को भी हम स्टरलाइज करते हैं गामा रेज से, तो वो मतलब कि हीट प्रोड्यूस नहीं करती, तो इसलिए इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, हीट सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे प्लास्टिक सिरिंज, कैथेटर हो गया, सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, उन सभी को क्या करते हैं हम स्टरलाइज करने के लिए, जो कि हीट सेंसिटिव है, हीट से जो कि ख़राब हो सकते हैं। हीट सेंसिटिव जो आपके इक्विपमेंट है या हीट सेंसिटिव जो मटेरियल है उनके लिए हम बेसिकली ये यूज़ करते हैं गामा रेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लास्ट था, थोड़ा हाँ अदर ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं।
इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड मैंने बताया कि हीट प्रोड्यूस करती है अराउंड 180 के अराउंड। वाह, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है भाई। ठीक है, जो कि थर्मल स्टरलाइजेशन मेथड में हम यूज़ करते हैं, ना कि कोल्ड स्टरलाइजेशन में। स्टीम स्टरलाइजेशन तो आपको पता ही होगा, ऑटोक्लेव जिसको बोलते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर भी इसको बोलते हैं। ये भी हाई टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस होता है 15 मिनट के लिए, 15 LBS प्रेशर पर। ठीक है, ये भी एक हीट स्टरलाइजेशन मेथड है। यूवी रेज एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल है डिसइंफेक्शन में। ठीक है, प्राइमरली जो एनक्लोज एरिया होते हैं, जैसे कि बायो सेफ्टी कैबिनेट, उसमें हम देते हैं ना 20 मिनट यूवी। ठीक है, आप सभी ने पता होगा, जो बायो सेफ्टी कैबिनेट है जिसमें हम ऐसे काम करते हैं बैठ के, तो इसमें हम काम करने से पहले क्लीन करने के बाद यूवी देते हैं ना। तो यूवी हम मोस्टली बायो सेफ्टी कैबिनेट या जो हम ओटीज़ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो यूवी होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स नॉट कंसिडर्ड एज ए ट्रू कोल्ड स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए, ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो हैशटैग भाई लाइक कर दीजिए अगर अच्छे लगे हो तो। ठीक है, बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर देना अगर रियली में कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, बाकी आपसे मुलाकात होती ही रहेगी अब तो। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कोई कमेंट में अगर कोई रिव्यू देना चाहो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू भी दे सकते हो। और इंस्टा की आईडी, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, चेतन। ठीक है, चेतन_कांडे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर आप मुझे चाहो तो मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है तो। ठीक है, बाकी आगे फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हो रील्स वगैरह के लिए। ठीक है, फेसबुक पर भी कंटेंट से रिलेटेड ही रील आएंगे आपके पास। ठीक है, तो फेसबुक का पेज लाइक आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद। आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई कंटेंट कैसा है, मतलब कंटेंट में और क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, तो ये भी बता सकते हो। ठीक है, ये मेरा चैनल खुल गया था गलती से। ठीक है, तो चलिए आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।